आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो फिजिक्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसका एक नया टॉपिक, और टॉपिक हमारा जो है वो है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स से बच्चों एनडीए के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। बच्चों देखिए, जो आपका ऑप्टिक्स चैप्टर है उसमें आपके पास क्या है, बहुत वास्ट सिलेबस है। तो वास्ट सिलेबस होने के कारण आपको पढ़ना भी उसी हिसाब से पड़ेगा, इसके सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। बिकॉज देखिए, ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन आने को तो बहुत इजी आ रहा है एनडीए के एग्जाम में, बट वो तभी आपसे हो पाएगा जब आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, पुराने एमसीक्यूज लगाएंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे और क्या करेंगे, बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे। ऑप्टिक्स में आने वाले न्यूमेरिकल्स को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों देखिए, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं ऐसे एमसीक्यूज और वो पुराने पीवाईक्यूज जिनका हमने सिलेक्शन बहुत बारीकी से किया है, और इनका एनडीए 2023 में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। और अगर वैसा हूबहू क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपका कंसेप्ट वहां से उठ जाएगा और आपका आसानी से वो क्वेश्चन लग जाएगा। तो बच्चों बिना देर करे हुए शुरुआत करते हैं इस सेशन का बहुत ही मजेदार ढंग से, जोश के साथ और उत्साह के साथ। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स, जिसका आपके पास पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पेरिस्कोप इज बेस्ड ऑन। बेटा देखिए, पेरिस्कोप क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर पेरिस्कोप होता क्या है। देखिए बेटा, पेरिस्कोप आपके वैसे किस पर डिपेंड करता है। पेरिस्कोप देखिए आपके पास क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पेरिस्कोप, यानी वर्किंग क्या होती है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्या वो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, यानी क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है पेरिस्कोप में, क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है पेरिस्कोप में, क्या बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो रहा है पेरिस्कोप में, या बोथ रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस हो रहा है पेरिस्कोप में। बेटा देखिए, पेरिस्कोप ना आपके ना सबमरीन्स में यूज होता है। किस में यूज होता है बेटा, सबमरीन्स में यूज होता है। सबमरीन्स आप समझते होंगे, पनडुब्बियों में यूज होता है। क्योंकि अगर क्या हो रहा है कि आपका कोई जो सबमरीन है वो आपके वाटर के नीचे है, तो अगर ऊपर का आपको देखना है तो आप पेरिस्कोप से देख सकते हैं। देखिए बेटा, ये पेरिस्कोप होता कैसा है, कुछ इस तरीके का आपके पास क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है। देखिए बेटा, इस तरीके से देखिए, इस तरीके का आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा। देखिए यहां पर क्या होता है ना बेटा, एक प्रिज्म जैसा लगा होता है, यहां पर भी एक प्रिज्म जैसा लगा होता है। अब देखिए यहां तक मान लीजिए वाटर है, ठीक है, इसके नीचे वाटर है। आपने थोड़ा सा इसका जो ये पोर्शन है या वाटर के अंदर हो गया है, या आपने थोड़ा सा इसका पोर्शन है जो देखिए कहां रख दिया है आपने, ये वाटर के लेवल से ऊपर लिया है और सबमरीन नीचे है। आप यहां से कहीं से देख रहे हैं, आपकी आईज यहां से कहीं से देख रही, तो होगा क्या, देखिए जो भी यहां ऊपर, इसके ऊपर कोई भी आपके पास शिप वगैरह आएगा तो वहां से लाइट इसमें एंटर करेगी, इस तरीके से एंटर करेगी, और यहां से इसका रिफ्लेक्शन इस तरीके से नीचे होगा। ठीक है बेटा, लाइट रे का, और इस तरीके से यहां से आपकी क्या करेगी, लाइट रे जाएगी। बेटा देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, आपका यहां पर दोनों चीजें हो रही है, एक तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और एक रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। जब यहां से एंटर कर रही है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, जब इससे टकरा के वापिस आ रही है उसी मीडियम में तो आपका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो बेटा इसमें क्या हो रहा होगा, ये किसके प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा होगा, बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर आपका वर्क कर रहा होगा। अब ये पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, द मिरर यूज्ड फॉर द हेडलाइट ऑफ कार। अच्छा, हेडलाइट ऑफ कार के लिए मिरर कौन सा यूज होता है बेटा, क्या स्फेरिकल कॉनकेव होता है, क्या प्लेन होता है, क्या सिलेंड्रिकल होता है, क्या पैराबोलिक कॉनकेव होता है। बेटा देखो ये तो हमें पता है कि हेडलाइट में जो आपके पास होगा वो मिरर जो होगा वो कॉनकेव यूज होगा, बिल्कुल कॉनकेव यूज होगा, क्योंकि कॉनकेव क्या करता है, कहीं एक पॉइंट पर लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक हो गया, लेकिन क्या स्फेरिकल होगा या आपका पैराबोलिक होगा। देखो जितना अच्छा हेडलाइट में जितना अच्छा क्या होगा आपके पास, जितना अच्छा कन्वर्जिंग पावर वाला होगा उतना ही बढ़िया होगा, पीछे का ऑब्जेक्ट आपको उतना ही बढ़िया दिखाई देगा। तो बच्चों देखो वो पैराबोलिक होगा आपके पास,
क्योंकि स्फेरिकल के पास उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं होगी, किसकी कैपेबिलिटी नहीं होगी कन्वर्ज करने की, जितना पैराबोलिक के पास होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कॉनकेव तो होता है कार्स के हेडलाइट्स में, कॉनकेव तो होता है यूज मिरर, बट कौन सा होता है बेटा, पैराबोलिक होता है स्पेसिफिकली। अगर नॉर्मली पूछा गया होगा कि कौन सा है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो आप कॉनकेव आंसर देंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा हुआ है, ठीक है बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रेज ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड व्हाइल पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। अच्छा ये बोल रहा है कि जब रे ऑफ लाइट क्या करती है, मान लीजिए ये ग्लास सरफेस है मेरे पास, क्या है, ग्लास सरफेस है और ये मेरे पास नॉर्मल है। अब रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, यहां से आ रही है, ठीक है, ये आपके पास एयर है, ये आपके पास एयर है और नीचे ये क्या है, ग्लास सरफेस है नीचे। जब एयर से ग्लास में जाता है वो कह रहा है, तो रे ऑफ लाइट जस्ट गॉट डिफ्रैक्टेड, क्या हो जाती है, रिफ्रैक्टेड, सॉरी रिफ्रैक्टेड हो जाती है। रिफ्रैक्शन होने का क्या मतलब है, क्या हो रहा होगा, दोनों के मीडियम्स अलग अलग रहे होंगे, तभी तो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ ग्लास इज हायर देन दैट ऑफ एयर, बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है। दे कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए ग्लास सरफेस, दे कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए ग्लास सरफेस, बेटा इसका कोई सेंस बन नहीं रहा है। ग्लास एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द लाइट रेज, नहीं इसका भी कोई आपके पास कोई औचित्य नहीं बन रहा है, मतलब कोई यहाँ पर इसका क्या नहीं बन रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। देखो बेटा ये एक कारण हो सकता है, एक कारण हो सकता है, लेकिन हम जब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं ना, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया की वजह से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो डेंसिटी वाला केस होगा, क्योंकि ग्लास की डेंसिटी जो होती है ना वो हायर होती है, किससे, एयर से, इस वजह से आपका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन की प्रोसेस हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर ऐसा दिया होता, देखो बेटा अगर ये ऐसा दिया होता कि ऐसा कुछ इसके कोड बना दिए गए होते नीचे इस क्वेश्चन के कि ए और डी दोनों सही है, तो हम ए और डी दोनों को सही करते, क्योंकि लाइट की स्पीड पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है रिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट बिकॉज। अच्छा स्टार्स क्या करते हैं, जो स्टार्स हमें दिखाई देते हैं आसमान में, दे ट्विंकल, ट्विंकल का मतलब है चमचमाते हुए दिखाई देते हैं। इनके चमचमाने का कारण क्या है बेटा, देखो वो एक्चुअल में तो नहीं ट्विंकल कर रहे होंगे, एक्चुअल में ट्विंकलिंग नहीं हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर से वो नीचे आ रहा है लाइट, ये लाइट रे जो इससे आ रही है ना, वो रिफ्रैक्ट हो रही है बार बार, अपने ओरिजिनल पाथ से रिफ्रैक्ट हो रही है, यानी एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, है ना, लेकिन और क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रही है। तो इस रिफ्रैक्शन की वजह से ना यहां पर हमें क्या हो रहा है, ये ट्विंकलिंग क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बेटा सही होगा, कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 क्या कह रहा है, देखिए द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, डायमंड एंड वाटर। बेटा ये बोल रहा है कि आप इसका क्या लगाइए, एक सही क्रम लगाइए, ग्लास, डायमंड और वाटर का जो क्या करता हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट दिखाता हो, यानी जब लाइट ग्लास से पास हो रही हो, जब डायमंड से पास हो रही हो, जब वाटर से पास हो रही हो, तो आप उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर को दिखाइए, यानी सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट, जब डिक्रीजिंग ऑर्डर कहेगा ना बेटा, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट है या वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है बेटा, और सबसे अंतिम में उसे लिखेंगे जिसमें सबसे आपके पास कम है। तो बेटा देखिए जो स्पीड ऑफ लाइट अगर किसी मीडियम से पास करती है तो कम या ज्यादा उसका होना डिपेंड करता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पर। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है वहां स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होती है। तो हमें पता है कि डायमंड की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है यहां पर बेटा, और उससे फिर कम किसकी है बेटा, ग्लास की डेंसिटी है। फिर सबसे कम किसकी है बेटा, वाटर की डेंसिटी है। इसका मतलब वाटर में स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद ग्लास में होगी और सबसे कम डायमंड में होगी। क्या हमारे पास बेटा कोई ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा वाटर में होगी, फिर ग्लास में, फिर डायमंड में सबसे कम होगी बेटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देखिए जरा, तो ये क्या कह रहा है कि अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक is passing from one medium to another. Which one of the following quantities does not change? बेटा ये क्या कह रहा है,
अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है बेटा, देखो मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक क्या होता है बेटा, देखिए मोनो का मतलब होता है बेटा एक, मोनो का क्या मतलब होता है, सिंगल, ठीक है बेटा, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर। यानी एक ऐसा रेडिएशन है, ऐसी बीम है जो एक सिंगल कलर की है। अब वो क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रही है। तो ये कह रहा है कि कौन सी इनमें से क्वांटिटी है, एम्पलीट्यूड है, वेलोसिटी है, वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है जो बदलती नहीं है। बेटा देखो, जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही हो, एक माध्यम से दूसरे मीडियम में जा रही हो, तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तनांक होता है। क्या होता है बेटा, अपवर्तनांक होता है। और जब रिफ्रैक्शन होता है बेटा, तो हमेशा फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट रहती है लाइट की। याद रखेंगे कि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, हमेशा क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। एम्पलीट्यूड आपका चेंज, वेलोसिटी आपकी चेंज होती है, वेवलेंथ आपकी चेंज होती है, पर आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं बेटा हमारे पास। देखो अब क्या कह रहा है कि अ पेंसिल इज प्लेस्ड अपराइट। अपराइट का मतलब होता है बेटा इरेक्ट, अपराइट का मतलब होता है इरेक्ट यानी सीधा, इस तरीके से रखी गई हुई सीधी, ठीक है। एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल विल बी। देखो बेटा क्या कह रहा है कि एक पेंसिल है जिसे सीधा रखा गया है कॉन्वेक्स लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब कुछ इस तरीके की कहानी है कि ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है और ये मेरे पास क्या ले लेते हैं, इसका प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। तो इस लेंस से एक क्या करा हुआ है, एक पेंसिल रखी हुई है अपराइट, जो कितने सेंटीमीटर पे रखी हुई है बेटा, 10 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, ठीक है। कहानी ये है, मेरे पास 10 सेंटीमीटर पे रखी हुई है। अब क्या बोल रहा है कि इसकी जो फोकल लेंथ है, किसकी, आपके पास जो लेंस दे रखा है उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखिए बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, किधर साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है बेटा। और जो f है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो आपके पास क्या हो जाएगी, f इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब बेटा देखो, अगर मुझे जो इमेज बन रही होगी उसका नेचर बताना है, तो उसके नेचर को बताने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। यानी सबसे पहले v को कैलकुलेट करना पड़ेगा। v को कैलकुलेट करने के बाद मुझे उसका मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। फिर मैं डिसाइड करूंगा कि वो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा या मैग्निफाइड बनेगा या कैसा बनता है, ये हम देखेंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो देखिए आपके पास क्या है, आपके पास देखिए यहां पर क्या निकालेंगे, आपके पास आप यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, लेंस दे रखा है, तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला आपके पास क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू आप लगाएंगे 1/v प्लस 1/u। आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v। अच्छा, आपके पास हमने लेंस फॉर्मूला लगाना बेटा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/f आपके पास प्लस 1/u आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपने लगा दिया लेंस फॉर्मूला, तो आप 1/v अगर निकालेंगे तो आपके पास f की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, 15 दे रखी है, 1/15 हो गया। और ये आपके पास क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास 1/ आपके पास कितना आ जाएगा, u कितना दे रखा है, u कितना दे रखा है आपके पास -10 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, -10 दे रखा है। 1/v अगर आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए, अच्छा ये प्लस था आपके पास, तो 1/15 माइनस 1/10 आ जाएगा आपके पास। 1/ क्या आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1/v यानी 150 आप क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये -5 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यानी ये क्या आ जा रहा होगा आपके पास, देखिए 10 आपके पास, ये 15 आ रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास -5/150 आ रहा होगा। अच्छा, अगर आप यहां से v निकालेंगे तो v आपके पास क्या आ रहा होगा, v आपके पास क्या आएगा, v देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखिए 150 ओवर
5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा। तो आपके पास क्या आ रहा है, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छा, v आपका -30 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड ही बन रहा है ना, पहले ही बन रहा है, लेंस से आपके क्या बन रहा है, पहले ही बन जा रहा है आपके पास। तो देखिए अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो अब आप m को कैलकुलेट करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, v अपॉन u होता है आपके पास। क्या होता है आपके पास, v अपॉन u आपके पास होता है। क्या होता है, v अपॉन u आपके पास होता है, माइनस v अपॉन u आपके पास होता है। क्या होता है, माइनस v अपॉन u आपके पास होता है। अच्छा, माइनस v में आपके पास क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा, है ना। u आपके पास क्या है, नेगेटिव है, तो यानी आपके पास क्या आता है, -3 आ रहा है बेटा। देखो -3 होने का मतलब है कि आपके पास क्या आ रहा है, ये इन्वर्टेड आ रहा है। क्या आ रहा है, इन्वर्टेड आ रहा है। और दूसरा आपकी 1 से ऊपर वैल्यू आ रही है, 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही है आपके पास, बड़ी वैल्यू आ रही है, 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है। तो एक तो इन्वर्टेड है और एक क्या आपके पास, इन्वर्टेड होने का मतलब है रियल होगा, इन्वर्टेड होने का मतलब क्या है, रियल होगा। और एक से मैग्नीफाइंग पावर, आपकी मैग्निफिकेशन जो है 1 से ग्रेटर आने पे मतलब है मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। यानी कैसा इमेज बन रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है, इन्वर्टेड आ रहा है, तो इन्वर्टेड में ये हो गया आपके पास, इन्वर्टेड में रियल इमेज बन रही होती है, रियल बन रही है। और आपके पास जो 3 आ रहा है मैग्निफिकेशन, वो ज्यादा है 1 से, तो मैग्नीफाइड है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास देखो, लाइट वेव्स आर, बेटा ये सबको पता है कि लाइट वेव्स कैसी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कैसी वेव्स है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपके एनडीए 2015 के 2014 के एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है आपकी लाइट वेव्स, ठीक है बेटा। नाउ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ रेनबो, अ ब्यूटीफुल रेनबो ऑन द स्काई इज ड्यू टू। एनडीए 2023 में पूछा गया है कि जो आपका रेनबो बन रहा है स्काई में, बहुत बढ़िया सा, मजेदार सा, कलरफुल सा, वो किस वजह से बन रहा है। डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट फ्रॉम ए वाटर ड्रॉपलेट ओनली, reflection of sunlight from a water droplet only, reflection and refraction of sunlight from a water droplet only, refraction, dispersion, reflection of a sunlight from a water droplet only। बेटा देखो हम क्या करते हैं ना, जब हमारे पास रेनबो बनता है तो हम क्या मानते हैं कि जो वाटर, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा आपके किसमें, एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से बनता है। उनको छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स को हम क्या कर लेते हैं, प्रिज्म की तरह कंसीडर करते हैं वहां पर। अब देखो अगर सनलाइट आई तो इस तरीके से आई, और फिर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। देखो ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, ये देखो। और फिर जाकर कहीं आपका क्या होता है, फिर आपकी क्या बनती है, यहां से कलर्स बनना शुरू होते हैं, और यहां पे डिस्पर्जन होता है जब बहुत सारी लाइट आती है। तो यानी इसका मतलब देखो इस पॉइंट पर आपका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है बेटा, ठीक है। और यहां पर देखो बेटा क्या हो रहा है आपका, यहां पर तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और जब ये क्या हो रहा है, मुझे कलर दिख रहे हैं यहां पर, तो डिस्पर्ज हो रहा होगा ना, तो ये डिस्पर्जन भी हो रहा है। इसका मतलब है रेनबो जो है वो ना ही रिफ्रैक्शन से बन रहा है अकेले, ना ही रिफ्लेक्शन से बन रहा है, या ना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से बन रहा है, ये तीनों से बन रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन तीनों रिस्पॉन्सिबल है आपके ब्यूटीफुल से रेनबो को स्काई में बनने के लिए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बेटा कि इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स द लेंसेज आर यूज्ड टू फॉर्म इमेज बाय द फिनोमिनन ऑफ, ठीक है। ये एनडीए 2014 में आया हुआ है बेटा क्वेश्चन कि 11वां जो है आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास जितने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा, द लेंसेज आर यूज्ड टू फॉर्म इमेज बाय, बेटा लेंस की बात हो रही है अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। अगर लेंस है तो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपके पास कि जितने आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उनमें कह रहे हैं लेंसेज जो यूज हो रहे हैं वो इमेज कैसे बना रहे हैं, तो किस फिनोमेना से बना रहे हैं, रिफ्रैक्शन से बना रहे हैं बेटा। देखो एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब्ड ए पावर -0.5 डायोप्टर, किसकी यूनिट है बेटा, ये लेंस के पावर की यूनिट है, लेंस के पावर की यूनिट है डायोप्टर। द करस्पॉन्डिंग लेंस मस्ट बी, ये बोल रहा है कि एक ऑप्टिशियन ने
ठीक है, क्या प्रिस्क्राइब किया, एक लेंस प्रिस्क्राइब किया किसी व्यक्ति को और उसकी पावर -0.5 डायोप्टर है, यानी पावर जो मुझे गिवन है वो -0.5 डायोप्टर गिवन है। अब मेरे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 1/f, जो कि क्या होता है मीटर में होता है, ये -0.5 हो जाएगा आपके पास। अच्छा, मुझे अगर यहाँ से f निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, यह आ जाएगा -1.0.5। अच्छा, अगर मैं इसे निकालूंगा बेटा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा -2 मीटर आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। अच्छा, फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव होती है बेटा आपके पास, किसकी नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ होती है आपकी कॉनकेव की नेगेटिव, यानी कॉन्वेक्स वाले तो गायब हो गए। अब कॉनकेव में भी फोकल लेंथ कितनी आ रही है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कहां आ रही है, यहां आ रही है, 2 मीटर आ रही है सॉरी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए बेटा, क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक हो गया, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ऑफ लाइट इन ग्लास वुड बी, मतलब अगर आपकी क्या करे कोई लाइट ग्लास से पास हो तो उसकी स्पीड क्या होगी ग्लास के अंदर, लाइट इन ग्लास, किसके अंदर, उस ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। देखो इनिशियली जो आपकी लाइट आ रही होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से आ रही होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से आ रही होगी, ठीक है बेटा। अब मुझे क्या निकालना है कि ग्लास में कितनी स्पीड रही, और मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है यानी एन जो दे रखा है वो 1.5 दे रखा है ग्लास का, ठीक है बेटा। और ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2014 में आया हुआ है। तो देखिए बेटा, हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V होगा, ठीक है। तो मुझे VG निकालना है, C/N हो जाएगा, C आपका क्या है आपके पास 3 × 10⁸ है, और ये क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए बेटा क्या कह रहा है, लाइट वेव्स प्रोजेक्टेड ऑन ऑयल सरफेस शो 7 कलर्स ड्यू टू फिनोमिना ऑफ। अब ये क्या कह रहा है कि अगर किसी सरफेस में ऑयल गिरा हुआ है, तेल गिरा हुआ है, और उस पर जब लाइट प्रोजेक्ट की जाती है, डाली जाती है, तो वो 7 कलर्स दे देता है, तो वो किस फिनोमिना की वजह से होता है। बेटा आपने कभी कभी देखा होगा कि आपने जो अपनी रोड्स वगैरह होती है उन रोड्स पे आपने देखा होगा कि आपका जो है डीजल या पेट्रोल वगैरह गिरा रहता है, और उन पे आप देखते होंगे आपको कलर्स दिखाई देते होंगे बहुत सारे, ठीक है, 7 तो नहीं कहूंगा बट सीरीज ऑफ कलर्स कुछ दिखाई देते होंगे विबग्योर के। तो वो फिनोमिना हो किसकी वजह से रहा है बेटा, देखो वो जो फिनोमिना हो रहा है ना, इसने ऑप्शन दिए पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की वजह से भी नहीं हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन की वजह से भी नहीं होता है बेटा, रिफ्लेक्शन की वजह से भी नहीं होता है, वो होता है इंटरफेरेंस की वजह से। बेटा देखो बहुत सारे बच्चे ना रिफ्रैक्शन कर देते हैं इसका आंसर, पर ये रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, ये इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है बेटा, ध्यान रखेंगे किसकी वजह से हो रहा है, इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो आज लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आपका एनडीए 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड पेपर में। ये बोल रहा है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सन अपीयर्स रेडिश ऑरेंज बिकॉज, देखो जिस समय सूरज उगता है ना और जिस समय सूरज अस्त होता है उस समय अगर आप देखोगे ना तो कलर जो उस सूरज के आसपास का जो कलर होता है वो आप देखोगे, या सूरज का जो कलर होता है वो रेडिश ऑरेंज होता है, ठीक है, कैसा होता है, लाल नारंगी रंग का होता है। तो ये किसके कारण होता है बेटा, देखो ये किसके कारण होता है, देखो ऑप्शन बोल रहा है कि ड्यूरिंग दैट टाइम सन एमिट्स ओनली रेडिश ऑरेंज लाइट, नहीं बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ऑल अदर कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, नहीं ऐसा भी नहीं होता है। रेडिश ऑरेंज लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि देखो उस समय क्या हो रहा था ना, बाकी सारे कलर्स क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। देखो कोई चीज फैलेगी ना बेटा, स्कैटर होगी तो वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, वो क्या होती जाएगी आपकी, धीरे धीरे आपको कम दिखाई देने लगेगा, जितना फैलेगा ना कलर उतना लाइट होते जाएगा कलर। अब यहां पर क्या होता है कि सनसेट और सनराइज के टाइम पे क्या होता है, जो रेड ऑरेंज कलर होता है ना आपके पास, रेड ऑरेंज कलर होता है, उसकी जो स्कैटरिंग होती है ना एटमॉस्फेयर में वो सबसे कम होती है, इसीलिए हमें उस समय वही कलर दिखाई दे रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा।
तो बेटा देखिए आज हमने क्या है इसके 15 क्वेश्चंस लगा लिए हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा है क्योंकि ये आपका चैप्टर जो है ये टॉपिक जो है ऑप्टिक्स ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आपके पास अगर आप देखोगे तो आपके पास रे ऑप्टिक्स भी इन्वॉल्व है, वेव ऑप्टिक्स भी इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे बेटा इसकी कम से कम 4 वीडियोस लगाएंगे बेटा जिसमें हम 15 क्वेश्चंस लगाते हुए जाएंगे। इससे क्या होगा आपका ऑप्टिक्स इतना बढ़िया ढंग से कवर हो जाएगा कि आप अपने एनडीए के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें।